के इस वीडियो सत्र में आप सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल के एग्ज़ाम में, चाहे वो बीपीएससी हो या स्टेट का एग्ज़ाम हो, सभी में टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रोल अदा किया है। तो हर एग्ज़ाम में निश्चित रूप से टीचिंग एप्टीट्यूड से ढेर सारे प्रश्न आए हैं और वो भी उलझाने वाले प्रश्न आए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भविष्य में होने वाले बीपीएससी वगैरह एग्ज़ाम में एक आप एग्ज़ाम को फेस कर पाएँ अच्छे से और अपना सीट कन्फर्म कर पाएँ, तो फिर निश्चित रूप से आप टीचिंग एप्टीट्यूड के पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ें और उससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एराइज हो रहे हैं उस पे कमांड बनाएं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पिछले के 4 जो लेक्चर हुए हैं उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिक्षमता का जो पहला लेसन है उसको पढ़ रहे हैं। उसके कॉन्सेप्ट को हमने भली भांति पढ़ा। अभी तक अगर आपने उस कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा तो निश्चित रूप से उसको पढ़िए। रोज़ थोड़ा थोड़ा देर ही सही, लेकिन पढ़िए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। और समय रहते अगर आप अंत की अफरा तफरी से बचना चाहते हैं तो अभी से ही मात्र 5-10 मिनट समय निकालिए और कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। हमने हर चैप्टर के लास्ट में जितने भी उस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको देना शुरू किया है। इसी कड़ी में पहला जो चैप्टर है टीचिंग के एप्टीट्यूड की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, उसका जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अभी 2-3 वीडियो जो आएंगे वो सारे उसी से राइज रहेंगे। और आगे का जो भी एग्ज़ाम होगा इससे बाहर से तो नहीं ही आएगा। जितने भी क्वेश्चन है इसमें रहेगा। तो आई होप कि आप ना हमारे चैनल से जुड़िए और निश्चित सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और जितने भी वीडियो है उसको रोज़ नियमित रूप से 5-10 मिनट उसका अध्ययन कीजिए। तो आइए, पहला लेसन का जो ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें से लगभग 20 आज के वीडियो में है। आप इसको पढ़िए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और बार बार इसको पढ़िए। रोज़ 5-10 मिनट पढ़िए। ऐसा पढ़िए कि ये ना गीत की तरह आपको याद हो जाए, ताकि एग्ज़ाम में या एग्ज़ाम के 10 दिन 20 दिन 1 महीना पहले की अफरा तफरी जो होती है उससे आप बचें। आप निश्चय अब रट कर ना आप एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते हैं। आप पहले से ही कॉन्सेप्ट पढ़ के मन में एकदम से सेट कर लीजिए दिमाग में सारे प्रश्नों को, तब ना उस समय आप एकदम आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। तो आइए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पहले लेसन से 20 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। अगले 2-3 वीडियो में हम ऐसे 20-20 करके लगभग 90 से 100 प्रश्न देखेंगे जो इस पहले लेसन से आता है। तो पहला जो प्रश्न है वह शिक्षण की प्रक्रिया को विभाजित किया जा सकता है राजनीतिक पृष्ठभूमि के आधार पर। यानी शिक्षण की प्रक्रिया को राजनीतिक पृष्ठभूमि के आधार पर कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? तो वो है नंबर ए, 3 वर्गों में। आपने पीछे कॉन्सेप्ट में पढ़ा, अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो आप निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे जो पिछला वीडियो है उसको टीचिंग एप्टीट्यूड के वीडियो को देखिए। 3 वर्ग हैं राजनीतिक पृष्ठभूमि के आधार पर। दूसरा, निरंकुश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों कि निरंकुश शासन तंत्र के अनुकूल शिक्षण की परिभाषा के प्रवर्तक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा H.C. मॉरिसन। अब यहाँ ध्यान रखना है, मॉरिसन प्रश्न आएगा कि निरंकुश शासन तंत्र के शिक्षण के समर्थक कौन है? तो आप एकदम से मन में बिठा लीजिए मॉरिसन। ये नाम है मॉरिसन का, जो निरंकुश शासन तंत्र के शिक्षण को समर्थन किए हैं, सपोर्ट किए हैं। अब दूसरा जो शिक्षा शास्त्री है वो है गेज। गेज, इसी में तुलना है। मॉरिसन जो है निरंकुश और गेज क्या है? गेज प्रजातांत्रिक शिक्षण को समर्थन किया है। अब यहाँ पे 2 प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यवस्था को किसने पसंद किया है? तो आप गेज कहेंगे। और यहाँ पे निरंकुश शासन की शिक्षण व्यवस्था को किसने सपोर्ट किया है? तो H.C. मॉरिसन कहेंगे।
तो दो नाम हो गए, एक मॉरिसन का जिसने निरंकुश शासन को समर्थन किया है, और एक नाम हो गया गेज का जिसने प्रजातांत्रिक प्रणाली के शिक्षण को पसंद किया है। एक राष्ट्र की, अगला जो प्रश्न है वह एक राष्ट्र की राजनीतिक प्रणाली वहाँ के शिक्षण को प्रायः प्रभावित करती है। क्यों? क्योंकि राजनीति ही कहा गया, क्योंकि राजनीति ही राष्ट्र के शिक्षा मूल्यों का निरूपण करती है। बच्चों, ऐसा माना जाता है कि राजनीति देश की, राज्य की जैसी राजनीति होगी वैसा वहाँ की शिक्षण व्यवस्था होगी, वैसा शिक्षण व्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। और तीसरा एक शिक्षण शास्त्री हैं जॉन ब्रूबेकर, नाम है जॉन ब्रूबेकर। उन्होंने हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली को अपना समर्थन दिया है। तीन शिक्षा शास्त्रियों के नाम आपको एकदम से याद कर लेना है। एक नाम है मॉरिसन का, एक नाम है गेज का, और तीसरा नाम जॉन ब्रूबेकर का है। एक बार आप ध्यान से सोचिए कि मॉरिसन ने निरंकुश शासन प्रणाली को पसंद किया है, गेज ने प्रजातांत्रिक मूल्यों को पसंद किया है, और जॉन ब्रूबेकर ने हस्तक्षेप रहित वैसी शिक्षण व्यवस्था जिसमें किसी भी शासन प्रणाली का हस्तक्षेप ना हो उसको पसंद किया है। अगला जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो गेज की परिभाषा है। गेज ने जो परिभाषा दिया है शिक्षण पर कि शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है। गेज, ये वही गेज हैं जिसने प्रजातांत्रिक मूल्यों को समर्थन दिया है। शिक्षण एक पारंपरिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों में परिवर्तन लाना। तो यह परिभाषा किसने दी है? यह गेज ने दी है। गेज ने कहा है कि शिक्षण एक पारंपरिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना। सातवां जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, लिखा है शिक्षण को आप क्या मानते हैं? इसके जो विकल्प हैं वो हैं एक परिपक्व एवं दूसरे अपरिपक्व व्यक्तियों के मध्य संबंध, एक अंतः प्रक्रिया, सीखने में सहायक प्रक्रिया, उपयुक्त सभी। तो शिक्षण ना ये सब चीज़ है, सीखना भी है, अंतः प्रक्रिया भी है, एक परिपक्व और दूसरे अपरिपक्व। यानी परिपक्व कौन हो गया? शिक्षक, और शिक्षार्थी क्या हो गया? अपरिपक्व। तो ये तीनों शिक्षण के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट जो है शिक्षण संभव नहीं है। तो शिक्षण संभव नहीं है अगर दोनों परिपक्व ही हो जाए, दोनों अपने आप को विद्वान ही समझे, तो वहाँ भी शिक्षण संभव नहीं है। विद्यालय के बाहर भी, बाजार में, इधर उधर मैदान में शिक्षण संभव नहीं है। पाठ्यक्रम, आप जानते हैं कि ये शिक्षण जो है त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसमें त्रिआयामी, तो एक आयाम पाठ्यक्रम का होता है। तो उपयुक्त सभी परिस्थितियों में शिक्षण संभव नहीं है। 9 जो है ये रियोन्स ने कहा है कि दूसरों को दिशा निर्देशन करने तथा अन्य प्रकार से निर्देशित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। ये किसने कहा है? रियोन्स। आप ना इसको एकदम से याद कर लें कि रियोन्स ने कहा है कि दूसरे को दिशा निर्देशन करना सीखने के लिए तथा अन्य प्रकार से निर्देशित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। यह किसने कहा है? तो यह रेयोन्स ने कहा है। 10वां जो प्रश्न है वह शिक्षण प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रिया की ओर संकेत नहीं करती है? तो सामाजिक प्रक्रिया। शिक्षण क्या है? नंबर 11 जो है शिक्षण क्या है? तो शिक्षण आमने सामने चलने वाली प्रक्रिया है ना। क्लास में शिक्षक और शिक्षार्थी आमने सामने होते हैं। स्वोद्देश्य प्रक्रिया है, यानी पर्पसफुल है, शिक्षण का उद्देश्य उपचारात्मक है, बच्चों की समस्या का उपचार करना है। तो इस तरह शिक्षण ना उपयुक्त सभी प्रकार की प्रक्रिया है। अगला जो प्रश्न है 12वां वह शिक्षण हो सकता है, कैसा हो सकता है? मापन योग, बालोपचार योग, बाल सुधारात्मक, यानी तीनों। इसमें ना तीनों होगा, तीनों उपयुक्त सभी हो जाएगा, तीनों। चलिए बच्चों, ये 12 प्रश्न हो गए। अब आज का जो है 20 प्रश्न है उसमें 13वां जो प्रश्न है
13वां, वह क्या है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, हाल के दिनों के एग्जाम में पूछा हुआ कि शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। क्योंकि ये त्रिध्रुव कौन है शिक्षण की प्रक्रिया, तो शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसमें एक हो गए शिक्षक, दूसरा हो गया शिक्षार्थी और तीसरा कौन हो गया, तो तीसरा हो गया पाठ्यक्रम। तो त्रिध्रुवीय शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम, इसके 3 ध्रुव हैं। इसमें से एक भी अगर अनुपस्थित रहे या ठीक से काम न करे तो शिक्षण संभव नहीं हो पाएगा। अगला जो प्रश्न है वो शिक्षण में संप्रेषण होता है। संप्रेषण, तो शिक्षण की प्रक्रिया के 3 आयाम हैं, 3 ध्रुव हैं, उसमें से 2 सजीव है और एक निर्जीव है। तो संप्रेषण यानी बातचीत, कम्युनिकेशन किसके बीच होगा, पाठ्यक्रम से तो होगा नहीं, पाठ्यक्रम तो निर्जीव है, वह एक ब्रिज है, पुल है शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में। तो प्रश्न यहाँ है, शिक्षण में संप्रेषण यानी बातचीत, आदान प्रदान, कम्युनिकेशन किसके बीच होता है, तो नंबर ए, शिक्षक एवं बालक के मध्य संप्रेषण होता है। शब्द को समझें, आपको एग्जाम में एक एक शब्द आएगा, उसको आप पकड़ लेंगे तो उसका आंसर सही से आप दे सकते हैं। शिक्षण में संप्रेषण होता है, शिक्षक एवं बालक के मध्य। 15वां जो प्रश्न है वह शिक्षण को सुधारात्मक प्रक्रिया माना गया है। क्यों, क्योंकि इसमें इसका जो ऑप्शन है, शिक्षण को सुधारात्मक यानी दूसरे को सुधार करने वाली प्रोसेस मानी गई। क्यों, क्योंकि नंबर बी हो जाएगा इसका सटीक आंसर। इसमें शिक्षक बाल व्यवहार यानी बालक के व्यवहारों में क्या करता है, सुधार करता है। क्योंकि बालक के व्यवहार में सुधार करता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाता है, इसलिए शिक्षण को एक सुधारात्मक प्रक्रिया माना गया है। अगला जो प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सतत प्रक्रिया का क्या अर्थ है। ऐसे ही शब्द आपको आएंगे, एक एक शब्द का समूह आएगा, 1-2 शब्द रहेगा, उस शब्द को आपको समझना ज़रूरी है। अब ना सीधे ये रट के आप एग्ज़ाम नहीं पास कर सकते हैं। सतत प्रक्रिया समझिए, कंटिन्यूअस, सतत को कहते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी सतत प्रक्रिया। कहा गया कि शिक्षण एक सतत प्रक्रिया है। तो सतत प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ, तो सतत प्रक्रिया, सतत मीन्स कंटिन्यूअस, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, यानी नंबर डी सटीक उत्तर होगा कि यह घर एवं स्थान जहां आप हैं और हर क्षण चलने वाली प्रक्रिया है। आप बस में जा रहे हैं, बाजार में हो, चाय की दुकान पर हो, अस्पताल में हो, हर जगह आप चाहें तो आप कुछ न कुछ सीख ही पाएंगे। इसलिए शिक्षण को सतत प्रक्रिया कहा गया है, लगातार चलने वाले। ऐसा नहीं है कि आप विद्यालय में ही सीखेंगे, किसी कोचिंग में ही सीखेंगे। आप चलते फिरते छोटे बच्चों से, मवेशी से, पक्षी से, प्रकृति से, निर्जीव चीज़ों से भी आप सीख सकते हैं। आप सूरज से सीख सकते हैं कि हमें रोज़ अनुशासन के साथ नियत समय पे उठना और नियत समय पे जगना है। आप पक्षियों से सीख सकते हैं मेहनत करना, आप चींटियों से सख्त हार्ड वर्किंग सीख सकते हैं, आप सजीव और निर्जीव सबसे सीख सकते हैं। इसीलिए सतत प्रक्रिया शिक्षण जो है ना, सतत प्रक्रिया है, और सतत प्रक्रिया का मतलब है घर एवं स्थान, हर क्षण चलने वाली क्रिया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 17वां जो प्रश्न है वो है कि एक उत्तम शिक्षण की विशेषता क्या है। इसके ऑप्शन को पढ़ना जरूरी है कि उत्तम शिक्षण क्या है, तो अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान, इससे ही है। उत्तम शिक्षण में जो उचित सूचना है उसका आदान प्रदान होता है, प्रजातांत्रिक आदर्शों के प्रति अनुकूलन हो और निर्देशात्मक हो। ये नहीं कि बच्चे को कोई निर्देश करने वाला ही ना हो, वो निरंकुश बने रहे। तो इस तरह ये
तीनों उत्तम शिक्षण की विशेषता है। उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। इसमें सूचनाओं का आदान प्रदान भी हो, प्रजातांत्रिक मूल्यों को समेटे हुए हो और निर्देशात्मक हो ये शिक्षण, तब ये उचित माना जाएगा, तब ये उत्तम माना जाएगा। अगला जो प्रश्न है, उत्तम शिक्षण का एक गुण नहीं है। उत्तम शिक्षण का एक गुण नहीं है मतलब क्या है, आप शब्द को समझिए। गुण नहीं है पूछ रहा है, यानी इसका मतलब है कि बाकी का तीन जो है ये उत्तम शिक्षण का गुण है। यह बाल कठिनाइयों का उपचार करता है, यही तो शिक्षण है, उपचार है कि शिक्षण का ये एक बिंदु है कि आप ना बालक के कठिनाइयों का उपचार करें, बालक के कठिनाइयों का निदान करें, छात्र बालकों के योग्यताओं में वृद्धि करें, तो ये तीनों तो जरूरी है। तो एक उत्तम शिक्षण का गुण क्या नहीं है, तो यह संवेदनात्मक अस्थिरता का सृजन करता। अस्थिरता मतलब कि यह भावनात्मक रूप से ना बच्चों को अस्थिर करता है। तो ये गुण नहीं है उत्तम शिक्षण का। बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न, भारतीय परिस्थितियों में उत्तम शिक्षण की आधारशिला क्या है? यानी अकॉर्डिंग टू रेफरेंस ऑफ इंडियन सरकमस्टांसेज, भारतीय परिस्थितियों में उत्तम शिक्षण की आधारशिला क्या है? तो भारतीय परिस्थितियों में प्रजातांत्रिक मूल्य भी है, छात्र की योग्यताओं को बढ़ाना भी है, शिक्षक एवं मित्र एवं दार्शनिक, शिक्षक को ना मित्र के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में भारतीयों के बीच में प्रस्तुत किया गया है। तो ये तीनों हो जाएगा भारतीय परिस्थितियों में उपयुक्त सभी। प्रजातांत्रिक मूल्य भी हो, योग्यताओं, छात्र बालकों शिक्षार्थियों के योग्यताओं का संवर्धन भी करना हो, और शिक्षक को एक मित्र या और दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत किया गया है भारतीय परिस्थितियों में। तो उपयुक्त सभी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और 20वां और आज के वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है वह है कि शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण को वर्गीकृत किया जाता है। शिक्षण को वर्गीकृत किया जाता है उद्देश्यों के आधार पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पीछे आपने जो बच्चे अभी कॉन्सेप्ट वाला नहीं पढ़े हैं, तो निश्चित रूप से हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रथम लेसन के 2-3 लेक्चर हैं, 4 लेक्चर, उसको आप निश्चित रूप से पढ़ें, तो उसमें आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण को वर्गीकृत किया गया है, तो नंबर ए आंसर हो जाएगा। ज्ञानात्मक शिक्षण, ज्ञानात्मक यानी उद्देश्य क्या है, ज्ञान देने वाला भी है। भावात्मक यानी इमोशनल बेस्ट भी हो, भावना से भरी हो शिक्षण, नीरस ना हो, रसपूर्ण हो, सरस हो, रस से भरा हो शिक्षण। नीरस वातावरण में शिक्षण संभव ही नहीं है, सरस होनी चाहिए। और क्रियात्मक हो, एक्टिविटी से पूर्ण हो। ये नहीं कि टीचर अलग हैं और शिक्षक अलग बीन बजा रहे हैं और शिक्षार्थी अलग नृत्य कर रहे हैं, दूसरे एक्टिविटी में लगे हों। शिक्षण का उद्देश्य है कि यह ज्ञानात्मक भी हो, ज्ञान भी बढ़ाए, भावात्मक यानी हमारी भावना पर भी काम करे, और क्रियात्मक हमें क्रियाशील भी बनाए। तो शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर 3 हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक। तो बच्चों आई होप कि आप ना बार बार, और आपसे ये है कि आप ना रोज़ 5-10 मिनट निश्चित रूप से अपना बहुमूल्य समय निकालें और वीडियो को देखें, ऐसा कि आगे आने वाली एग्ज़ाम तक ना अंतिम समय की, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अभी तो बहुत समय है, फॉर्म भरेंगे तब पढ़ेंगे, और उसके बाद जब इधर उधर देख रहे हैं, इधर उधर, देयर इज़ नो नीड अबाउट फॉर यू, आपके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि आप तुरंत से कोई कोचिंग ज्वाइन कर लें, ज़रूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी इज़ वेस्ट, आप सेल्फ स्टडी को वेस्ट माना गया। आप घर पे बैठकर कॉन्सेप्ट क्लियर करें, और अभी से मात्र 5-10 मिनट आप देखें, और एग्ज़ाम से पहले तक ना काफ़ी आप इसमें
में मजबूत बन जाएं, ऐसी उम्मीद है। अभी तक अगर 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 ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप निश्चित रूप से चैनल को ये वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। आगे के वीडियो में इस 20 प्रश्न से आगे फिर 20 प्रश्न लेकर आएंगे, और 2-3 वीडियो में इस लेसन का जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको ख़त्म करेंगे। उसके बाद फिर हम टीचिंग एप्टीट्यूड के दूसरे लेसन पर जाएंगे, इसी उम्मीद के साथ और भरोसा के साथ कि आप निश्चित रूप से वीडियो को देखेंगे, बार बार देखेंगे, ताकि आप ना भविष्य में एक अच्छे शिक्षक के रूप में स्थापित हो सकें। हम वीडियो को समाप्त करते हैं। एक बार मेरे साथ बोलिए, जय हिंद, जय भारत।